हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएमआर कैरियर पॉइंट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। आज के अपने लेक्चर के अंदर हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड फीमेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ही फीमेल के अंदर ओवुलेशन की प्रोसेस होगी, और ओवुलेशन होगा तो ही हम आगे प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यानी प्रेगनेंसी होने के लिए फीमेल में ओवुलेशन का होना जरूरी है, और ओवुलेशन होगा उसके लिए किसका कंप्लीट होना जरूरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कंप्लीट होना जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नॉर्मली हमको पता है बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस पढ़ा हुआ भी है इसके बारे में, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू के बारे में अपन बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फीमेल में मंथली जो है वो ब्लीडिंग रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, पर्टिकुलर डेज के बाद में हर बार फीमेल के अंदर ब्लीडिंग जो है वो रिपीट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल का मतलब हो गया ब्लीडिंग, और साइकिल का मतलब होता है जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीटेशन की प्रोसेस होती है, उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, साइकिल वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो ब्लीडिंग एक फिक्स डेज के बाद, और वो आपको पता है 28 डेज नॉर्मल ड्यूरेशन की हम बात करते हैं, तो 28 दिनों के बाद हर बार फीमेल के अंदर ब्लीडिंग जो है वो रिपीट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीछे बहुत सारे हार्मोन्स का रोल प्ले होता है। अब फीमेल के अंदर हार्मोन की बात करें तो स्पेशली आपने पढ़ रखा है कि फीमेल हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है, इसका तो मेन रोल आता ही है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हार्मोन का एक स्पेशल रोल आता है, इंपॉर्टेंट रोल आता है। उन हार्मोन की वजह से ही फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। इस हार्मोन के रोल के अंदर एस्ट्रोजन का भी रोल आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी रोल आता है, एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच, ये कुछ पर्टिकुलर हार्मोन है, इन सब का रोल प्ले होता है, और इसकी वजह से ही फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। अगर ये हार्मोन सही है, नॉर्मल वैल्यू इनका फीमेल के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर जितना होना चाहिए उतना है, और ये सही से अपना फंक्शन कर रहे हैं, तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मली कंप्लीट होता है। तो ब्लीडिंग हर 28 दिन बाद रिपीट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है ये। इसके पीछे हार्मोन का रोल प्ले होता है। स्पेशली दो ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने में, और वो दो ऑर्गन दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया, वन इज ओवेरी, और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा हो गया, यूट्रस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरऑल अपन बात करें तो फीमेल के लगभग हर सिस्टम के अंदर चेंज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। फिजियोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आता है पीरियड्स के दौरान और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। लेकिन सबसे ज़्यादा चेंजेस की अपन बात करते हैं, वो दो मेन ऑर्गन है, एक ओवेरी और दूसरा कौन सा हो गया, यूट्रस। ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। ओवेरी में क्या होगा सर ओवेरी से ओवुलेशन की प्रोसेस होगी, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया। और दूसरी चीज़ यूट्रस का क्या रोल आएगा सर, यूट्रस से ब्लीडिंग होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग कौन से ऑर्गन से होगा सर, यूट्रस से होगा। और ओवुलेशन की प्रोसेस जो है वो कौन से ऑर्गन से कंप्लीट होगी सर, ओवेरी के द्वारा ओवुलेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। तो इन दो ऑर्गन में सबसे ज़्यादा बदलाव आते हैं, कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा कंप्लीट होता है कितनी फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अंदर फॉलिकुलर फेज क्या है, ल्यूटियल फेज क्या है। इसके अलावा अपन बात करें तो ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज, वन बाय वन इन फेजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये जो फेजेस है वो पूरा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिजियोलॉजी है, जिसके अंदर ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। इस पूरी फिजियोलॉजी के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट रहेगा। तो फॉलिकुलर फेज क्या है, जिसमें फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। फिर अपने आ जाएगा ल्यूटियल फेज, जिसमें कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद फिर आ जाता है अपने पास ब्लीडिंग फेज, इस दौरान यूट्रस से ब्लीडिंग होगा। फिर प्रोलिफरेशन मतलब एंडोमेट्रियम सेल्स का डिवीजन होता है। और लास्ट में आ जाता है सिक्रेटरी फेज, हार्मोन का सिक्रीशन। और ओवेरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये पूरी फेजेस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, अभी डिटेल में इस टॉपिक के अंदर वन बाय वन इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि डिस्मिनोरिया क्या है, इसी तरह से अपन बोले एमनोरिया क्या है, इसी तरह से अपन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ओलिगोमिनोरिया, हाइपरमिनोरिया, मिनोरेजिया, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है, डेफिनेशंस, इनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ आपको लिखते जाना है इसके बारे में।
मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे पहले अपन बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? नंबर वन, एक सिंपल वे में अपन बोलते हैं कि फीमेल में हर 28 दिन के बाद ब्लीडिंग जो है वो रिपीट होता है। इसी साइकिल को अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, some important points related with menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी किस एज पर पीरियड स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है इस पर्टिकुलर एज को प्यूबर्टी हम कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस कौन कौन सी हो गई? फेजेस के अंदर भी जैसे मैंने बोला था, फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है, ब्लीडिंग, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटरी फेज, इन सब फेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इसके बाद आता है दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल रेगुलेशन, कौन कौन से हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला उसमें GnRH हो गया, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब का कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रोल होता है। तो ये कहाँ पर क्या रोल करते हैं, किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन दैट इज एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज है? एबनॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एमनोरिया क्या है, डिसमिनोरिया क्या है, हाइपरमिनोरिया क्या है, ओलिगोमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया, PMS, इन सब की डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट्स मेंशन कर लिए होंगे आपने। अब सबसे पहले मेंशन करना है डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्लीडिंग साइकिल भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग साइकिल। अब ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल वर्ड का मतलब ही क्या हो गया? ब्लीडिंग हो गया। तो ब्लीडिंग 28 दिन बाद रिपीट होती है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या लिख दिया? ब्लीडिंग साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है, डेफिनेशन लिखना है इसका, विजिबल मैनिफेस्टेशन। विजिबल मैनिफेस्टेशन, विजिबल मैनिफेस्टेशन का मतलब हो गया कि जब ब्लीडिंग होती है तो फीमेल को विजिबल होती है। जैसे ही ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट होता है तो फीमेल के लिए वो विजिबल होता है। इनफैक्ट नॉर्मली होता भी यही है कि जब ब्लीडिंग होती है तभी फीमेल को ही पता चलता है कि पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो गए, मतलब ब्लीडिंग का होना, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसलिए इसको हमने क्या लिखा है? विजिबल मैनिफेस्टेशन। तो विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक। अब ये वर्ड मैंने आपको बताया साइक्लिक क्यों लिखा है सर? साइक्लिक इसलिए लिखा है क्योंकि हर फिक्स टाइम बाद, दैट इज 28 डेज के बाद ये रिपीट होती है, इसलिए इसको क्या लिखा है? साइकिल लिखा है। तो विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक। नेक्स्ट डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब फीमेल के अंदर ये जो पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? मतलब ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, कोई पैथोलॉजी या डिजीज कंडीशन है? सर पीरियड्स तो हर फीमेल के अंदर आते हैं। एवरी गर्ल हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक पर्टिकुलर एज के दौरान उसमें पीरियड्स कंप्लीट होते हैं, और वो होना भी जरूरी है, क्योंकि पीरियड्स आ रहे हैं तो ही आगे प्रेगनेंसी का पॉसिबिलिटी है। अगर किसी फीमेल में पीरियड्स नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। या पीरियड्स आ ही नहीं रहे तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सर पीरियड्स का आना नॉर्मल फिनोमिना है, पीरियड्स नहीं आते हैं तो एबनॉर्मल होता है। तो इसमें फिजियोलॉजिकल लिखना है या पैथोलॉजिकल? सर ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तो साइक्लिक फिजियोलॉजिकल, विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इसलिए लिखा क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। अब नेक्स्ट वन, ब्लीडिंग कहाँ से होती है? सर ब्लीडिंग तो यूट्रस से होती है, तो फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कौन से ऑर्गन से होगी? यूट्रस से होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो मेन ऑर्गन कौन से हैं? सर एक ओवेरी और दूसरा कौन सा? यूट्रस हो गया। ओवेरी क्या करेगी? ओवुलेशन का काम करेगी। और ब्लीडिंग कौन से ऑर्गन से होगी? सर यूट्रस से होगी। क्यों होती है ब्लीडिंग, कैसे होती है, वो आगे इस टॉपिक के अंदर अभी अपन कंटिन्यू करेंगे।
तो विजिबल मैनिफेस्टेशन क्योंकि ब्लड लॉस जो होता है वो दिखाई देता है, साइक्लिक क्योंकि एक फिक्स टाइम बाद रिपीट होती है, फिजियोलॉजिकल क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ब्लीडिंग कौन से ऑर्गन से हो रही है सर? यूट्रस से हो रही है, तो यूटेराइन ब्लीडिंग। विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। यूट्रस से ब्लीडिंग क्यों होती है सर? एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है सर। अब एंडोमेट्रियम क्या है सर? एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस का सबसे अंदर वाली लेयर होती है। यूट्रस की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है सर। एंडो शब्द का मतलब क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड, सबसे अंदर की तरफ, वो कौन सी होगी? एंडो। पेरी मतलब बाहर वाली, मायो मतलब मिडिल वाली हो गया, और एंडो मतलब अंदर वाली हो गया। तो एंडो मतलब सबसे अंदर वाली, और मैटर शब्द किसके लिए काम में लेते हैं? यूट्रस के लिए काम में लेते हैं। तो एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर, वही क्या कहलाएगी? एंडोमेट्रियम। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है तो फीमेल में कौन सी लेयर का शेडिंग होगा? यूट्रस की कौन सी लेयर का शेडिंग होगा सर? एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसी एंडोमेट्रियम का क्या होगा? शेडिंग होगा। तो ब्लीडिंग जो है वो यूट्रस से होगी क्योंकि एंडोमेट्रियम का क्या होगा? शेडिंग होगा। तो यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और इन सब के पीछे फॉलोड बाय, इन सब के पीछे किसका रोल होता है? इन सब के पीछे सर हार्मोन का रोल होता है, इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन। इन सब के पीछे किसका रोल होता है? हार्मोन का। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है वो किस वजह से सर? हार्मोन की वजह से कंप्लीट होती है। तो ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करवाता है, वो कौन करवाएगा? हार्मोन्स कंप्लीट करवाते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन रटना नहीं है, पार्ट्स में डिवाइड करके इसको अपन याद रख सकते हैं। विजिबल मैनिफेस्टेशन है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसके अंदर यूट्रस से ब्लीडिंग होता है। इसके अलावा हमने लिख दिया ब्लीडिंग क्यों होता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम का शेडिंग होता है। इसके बाद अपन ने मेंशन कर दिया कि ये सारी प्रोसेस किस वजह से होती है? हार्मोन की वजह से होती है। और हार्मोन कैसे काम करते हैं वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने क्या लिखा है? इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का रोल होता है। अच्छा, ब्लड किसके थ्रू बाहर आएगा? वेजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट होता है। ब्लड किसके थ्रू एक्सपेल आउट होगा? वेजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट होगा। यही सारी चीजें मिलकर के डेफिनेशन होता है। किसका डेफिनेशन है ये सर? मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन हो गया। ये किसका डेफिनेशन हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है यहाँ तक डेफिनेशन? अब नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके पीछे अपन ने लिखा है हार्मोन का रोल होता है। किसका रोल लिखा है? हार्मोन। अब हार्मोन की अपन बात करें तो कौन से हार्मोन का रोल है डेफिनेशन के बाद? नेक्स्ट, तो जो हार्मोन का रोल है, रोल ऑफ हार्मोन अपन ने लिखा है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। ये हार्मोन के रोल के अंदर आता है HPO एक्सेस। कौन से हार्मोन का रोल आएगा? दैट इज HPO एक्सेस। इस एक्सिस का मतलब ये H, P और O, ये हार्मोन से रिलेटेड हो गया। ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में काम करता है और इसी की वजह से फीमेल में पीरियड्स कंप्लीट होते हैं। कुल मिला के हार्मोन का नॉर्मल होना जरूरी है। अब HPO एक्सिस का मतलब क्या है? H का मतलब हो गया हाइपोथैलेमस। H का मतलब हो गया हाइपोथैलेमस। H इंडिकेट फॉर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन आएगा सर? GnRH हार्मोन आता है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? GnRH। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है। GnRH हार्मोन का फुल फॉर्म की क्या है? दिस इज, GN का मतलब है गोनेडोट्रोपिन। GN इसका मतलब हो गया गोनेडोट्रोपिन। स्टार्टिंग वाला G और लास्ट वाला कौन सा हो गया? N। ये दोनों मिलाकर के हो गया गोनेडोट्रोपिन। GN हार्मोन, दैट इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। स्टार्टिंग वाला G और लास्ट वाला N, तो इससे हो गया GN गोनेडोट्रोपिन। R से क्या हो गया? रिलीजिंग। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, और H से कौन सा हो गया? हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका सीक्वेंस हो गया। GnRH का फुल फॉर्म हो गया, दैट इज GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो एक H से तो क्या मतलब है सर? हाइपोथैलेमस मतलब है। हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन आएगा? GnRH हार्मोन सीक्रेट होगा। ये जो GnRH हार्मोन है अब किसके ऊपर काम करेगा? नेक्स्ट दूसरा कौन सा है सर? P। P से क्या मतलब है? दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन। P से आएगा पिट्यूटरी हार्मोन। तो ऐसे हाइपोथैलेमस, फिर P से हो गया पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे? दैट इज
FSH एंड LH हार्मोन, ये पिट्यूटरी के द्वारा आएंगे। तो देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से GnRH, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, P से पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके द्वारा कौन से हार्मोन आएंगे, FSH और LH हार्मोन। नाम पता है आपको, सुने हुए आपने, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आप एंडोक्राइनोलॉजी मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ आएगी कि पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं। तो पिट्यूटरी में भी ये कौन सी है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी में एक एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरी कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन है, उसमें से 2 हमने लिखे हैं। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हार्मोन 2 हो गया, वो कौन सा, FSH और LH, इन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ गया FSH और LH। सबसे पहले हाइपोथैलेमस GnRH, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH। तीसरा इसके बाद कौन सा आता है, O आता है। O से हो गया ओवेरी। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और इसके बाद कौन सा आ गया, ओवेरी। तो नेक्स्ट वन, O से अपने पास है, H से मैंने लिख दिया हाइपोथैलेमस, P से पिट्यूटरी, O से फिर कौन सा हो गया, ओवेरी। और ओवेरी के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं सर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। These two hormones are secreted by the ovary, estrogen and progesterone। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, HPO हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरी, GnRH, FSH, LH और कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इस सीक्वेंस की अगर अपन बात करते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरी, ओवेरी के द्वारा कौन सा हार्मोन आ गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आया सर, GnRH हार्मोन आया। GnRH की फुल फॉर्म लिखा हमने, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा सर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। किसके ऊपर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन आएंगे, FSH एंड LH। कौन से हार्मोन आएंगे, FSH और LH। इन FSH और LH को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। कौन से हार्मोन बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो GnRH ने, रिलीजिंग हार्मोन ने गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाया। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये हार्मोन कौन से हार्मोन को रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसको बोलते हैं सर, FSH और LH को बोलते हैं। कौन सीक्रेट करता है सर, ये एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। फिर FSH और LH किसके ऊपर काम करेंगे सर, ओवेरी के ऊपर काम करेंगे। और ओवेरी से कौन से हार्मोन आएंगे सर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन का पूरा सीक्वेंस है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रोल प्ले करता है। और इसी एक्सेस को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज HPO एक्सेस। देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, GnRH। GnRH किसके ऊपर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, FSH और LH। FSH LH किसके ऊपर काम करेंगे सर, ओवेरी के ऊपर काम करेंगे। तो ओवेरी अपने हार्मोन रिलीज करेगी कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से ओवेरी। हाइपोथैलेमस से GnRH एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी को, ये रिलीज करेगी FSH LH। FSH LH काम करेंगे ओवेरी के ऊपर और ओवेरी अपने हार्मोन रिलीज करेगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनका रोल इंपॉर्टेंट आता है, क्या रोल है वो आगे अपन अभी डिस्कस करेंगे। इसी को बोलते हैं HPO एक्सिस। क्लियर है ये, तो दिस इज HPO एक्सिस जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा है HPO एक्सिस। डेफिनेशन क्लियर है, विजिबल मैनिफेस्टेशन, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, इसके पीछे रोल होता है HPO एक्सिस का। HPO एक्सिस क्या है, H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी, O फॉर ओवेरी। हाइपोथैलेमस से आएगा GnRH, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, फिर आएंगे FSH LH, ये एक्ट करेगा ओवेरी के ऊपर, और फिर ओवेरी से कौन से हार्मोन आएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसी एक्सिस को हमने क्या बोला है, HPO एक्सिस। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड है वो कौन से ऑर्गन से बाहर एक्सपेल आउट होगा सर, वेजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट होगा। ब्लीडिंग तो यूट्रस से होगी और वेजाइना के थ्रू बाहर ब्लड एक्सपेल आउट होगा। तो वेजाइना पेटेंट होनी चाहिए, ब्लॉक होनी चाहिए सर, वेजाइना मस्ट बी पेटेंट। पेटेंट का मतलब ओपन, ताकि ये ब्लड क्या होगा, बाहर एक्सपेल आउट होगा। अगर वेजाइना में ब्लॉकेज है तो ब्लड बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा। ब्लड बाहर नहीं आएगा तो विजिबल मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, मतलब ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहलाएगा। तो ब्लीडिंग जो होती है वो कौन से ऑर्गन से बाहर आएगी सर, वेजाइना के थ्रू बाहर आएगी। तो इसी चीज से रिलेटेड
मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए 3 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया है? 3। तो नेक्स्ट लिखना है क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ें हैं तो साइकिल नॉर्मल होगी, इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो साइकिल एबनॉर्मल होगी। तो ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? 3 क्राइटेरिया है। नंबर 1 क्राइटेरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होने के लिए क्या ज़रूरी है? नंबर 1 क्या ज़रूरी है? नंबर 1 ये ज़रूरी है कि HPO एक्सिस काम करना चाहिए। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, HPO एक्सिस मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड। HPO एक्सिस में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। HPO एक्सिस सही से काम करना चाहिए। HPO एक्सिस मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड। HPO एक्सिस क्या है वो अभी अपन ने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस से GnRH आना चाहिए, फिर ये पिट्यूटरी पे काम करेगा तो FSH LH नॉर्मल होने चाहिए, फिर ये ओवरी पे काम करेगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आने चाहिए। ये सारी चीज़ें सही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट HPO एक्सिस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में बैलेंस होना चाहिए, एक दूसरे को एक्टिवेट करे और वो अपने हार्मोन रिलीज करे ताकि पीरियड्स नॉर्मली कंप्लीट हो सके। पहला क्राइटेरिया ये हो गया। अगर हार्मोन सही नहीं है तो साइकिल्स भी गड़बड़ होगा। इसलिए सबसे पहले अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्बेंस है तो डॉक्टर सबसे पहले थायराइड टेस्ट के लिए बोलते हैं कि थायराइड टेस्ट कराओ, और हार्मोनल थेरेपी ही देते हैं डॉक्टर। अगर पीरियड्स अप डाउन हो रहे हैं, सही से नहीं आ रहे, रेगुलरली कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो सीधा डॉक्टर के थायराइड टेस्ट कराओ, T3 T4 TSH। इसके अलावा फिर वो सीधा हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि पीरियड्स नॉर्मल हो सके। तो सबसे ज़्यादा अगर पीरियड्स में गड़बड़ हो रही है तो उसका मतलब ज़्यादातर ये है कि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो थायराइड टेस्ट मस्टली उसमें परफॉर्म करवाते ही है। दूसरा पॉइंट इसके बाद आएगा एंडोमेट्रियम। दूसरा क्राइटेरिया एंडोमेट्रियम। क्या है एंडोमेट्रियम? अभी हमने लिखा था सर, एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर है, इसी का शेडिंग होता है, इसी वजह से ब्लीडिंग होती है। ये एंडोमेट्रियम रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मस्ट बी रेस्पॉन्सिव। एंडोमेट्रियम मस्ट बी रेस्पॉन्सिव फॉर ओवेरियन हार्मोन। एंडोमेट्रियम रेस्पॉन्स देनी चाहिए कौन से हार्मोन के अगेंस्ट में? ओवेरियन हार्मोन के अगेंस्ट में। अब देखो एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है? सर एंडोमेट्रियम तो यूट्रस की लेयर है, यानी एक ऑर्गन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यूट्रस की बात कर रहे हैं। ये एंडोमेट्रियम रेस्पॉन्स शो करनी चाहिए। रेस्पॉन्स शो करनी चाहिए कौन से हार्मोन के अगेंस्ट में? सर ओवेरियन हार्मोन के अगेंस्ट में। तो एक तो अपन यूट्रस की बात कर रहे हैं और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं? ओवेरी की। यानी रेस्पॉन्स तो कौन देगी? एंडोमेट्रियम देगी। क्यों? क्योंकि सर इसी की शेडिंग होती है, यही शेड आउट होती है। शेड आउट का मतलब झड़ना, लॉस होना, यही शेड आउट होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ये एंडोमेट्रियम पे रेस्पॉन्स देगी किसके अगेंस्ट में? सर ओवेरी से जो हार्मोन आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में। अब ओवेरी से कौन से हार्मोन आते हैं? अभी हमने लिखा था सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवेरी से कौन से हार्मोन आते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आते हैं। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कौन सीक्रेट कर रहा है? ओवेरी सीक्रेट कर रही है। काम किसके ऊपर करेंगे? एंडोमेट्रियम के ऊपर करेंगे, और एंडोमेट्रियम इसके प्रति रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अगर रेस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर फीमेल में पीरियड्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। कैसे? ये आगे अपन फेजेस और चेंजेस पढ़ेंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखो, एंडोमेट्रियम रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए कौन से हार्मोन के लिए? ओवेरियन। ओवेरी से कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन ओवेरी से आते हैं लेकिन काम किसके ऊपर करेंगे? यूट्रस के ऊपर करेंगे, और ये मेन हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दूसरा क्राइटेरिया, endometrium must be responsive for ovarian hormone, that is estrogen and progesterone. Last number 3 criteria, outflow tract. तीसरा क्राइटेरिया आउटफ्लो ट्रैक्ट। आउटफ्लो ट्रैक्ट का मतलब क्या है सर? मतलब वेजाइना की बात कर रहे हैं। आउटफ्लो ट्रैक्ट का मतलब ये जो ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, ये ब्लड बाहर किसके थ्रू आएगा? एक्सपेल आउट होगा, वो किसके थ्रू होगा? वेजाइना के थ्रू होगा। तो ये जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है मतलब वेजाइना, ये ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए? सर ये ओपन होना चाहिए, मस्ट बी पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या है? ओपन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए। और ये ओपन है, क्लियर है, तो ब्लड बाहर आ पाएगा। ब्लड बाहर आएगा तो फीमेल को दिखेगा, विजिबल मैनिफेस्टेशन होगा, तो फीमेल कहेगी आज पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। जब फीमेल को ब्लीडिंग दिखेगी वेजाइना के थ्रू, इट मींस दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ब्लड बाहर नहीं आएगा मतलब कोई पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए। तो आउटफ्लो ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? पेटेंट।
तो कितने क्राइटेरिया हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सर? 3 क्राइटेरिया हो गए। पहला क्राइटेरिया एचपीओ एक्सिस आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, पिट्यूटरी से एफएसएचएलएच और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये बराबर चलना चाहिए। दूसरा एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। और तीसरा आउटफ्लो ट्रैक्ट वेजाइना में कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। तो ब्लड बाहर आएगा, विजिबल मैनिफेस्टेशन होगा, और इसी को बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? तो क्राइटेरिया कितने हो गए? 3। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में। अभी तक हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेफिनेशन पढ़ा है, एचपीओ एक्सिस पढ़ा, और तीसरा कौन सा हो गया? क्राइटेरिया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से याद रखना है क्या क्या है ये। तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या कहलाता है? मिनार्की कहलाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, दिस इज नोन एज मिनार्की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं? सर मिनार्की टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, वन लाइनर सारे क्वेश्चन के रूप में लिखना है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं? सर यूमिनोरिया टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज यूमिनोरिया। जहाँ पे ये शब्द आता है EU, इसका मतलब ही होता है नॉर्मल। जहाँ पे पहले ए शब्द लिखा हुआ आएगा मतलब एब्सेंस हो गया, DYS लिखा हुआ आएगा मतलब डिफिकल्ट और पेनफुल हो गया। तो यहाँ पर EU लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नॉर्मल। यूमिनोरिया, मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेंगे? यूमिनोरिया टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाएगी? सर मिनार्की कहलाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में, अब फीमेल में पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, क्या ये पीरियड्स जन्म से ही स्टार्ट हो जाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल जन्म पैदा होते ही, एक फीमेल बेबी डिलीवर हुई तभी से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं सर, तभी से पीरियड जो है वो स्टार्ट नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर एज होती है, उस एज के बाद फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो उस एज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की अपन बात करते हैं। तो वो एज क्या कहलाती है? प्यूबर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्यूबर्टी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में लिखना है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के अंदर और मेल के अंदर। मेल में भी प्यूबर्टी आती है, फीमेल में भी आती है। यहाँ अपन गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल प्यूबर्टी की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। और अपन लिख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन के अंदर, चेंज होना, कन्वर्ट होना। चाइल्डहुड का किस में कन्वर्ट होना? एडल्टहुड के अंदर कन्वर्ट होना। तो फीमेल के अंदर चाइल्डहुड जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडल्टहुड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। चाइल्डहुड कन्वर्ट इनटू एडल्टहुड, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। तो फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? इन्हीं से पता चलता है कि फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है। प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है इसका मतलब इसके अंदर पीरियड्स आएंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, हाइट बढ़ेगी, ये सारे बदलाव आएंगे। और ये बदलाव किससे रिलेटेड होंगे? स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना या चाइल्डहुड का एडल्टहुड में बदलना, इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी की एज की अपन बात करें तो प्यूबर्टी का एज जो है वो 8 to 14 ईयर्स, 8 से 14 साल नॉर्मली जो है वो प्यूबर्टी का एज होता है फीमेल के अंदर। मेल में थोड़ा प्यूबर्टी का एज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। कहने का मतलब फीमेल में प्यूबर्टी पहले आती है और मेल में थोड़ा फीमेल की तुलना में लेट होता है।
तो फीमेल में प्यूबर्टी पहले डेवलप होती है। नॉर्मल एज, एवरेज एज कितना हो गया प्यूबर्टी का? 8 to 14 ईयर। तो डेफिनेशन हो गया प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी का एज कितना हो गया? 8 to 14 ईयर। नेक्स्ट इसके बाद में लिखना है अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल, टेनर एंड मार्शल के अनुसार 5 स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की कितनी स्टेजेस है? 5 स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। 5 स्टेजेस बोल सकते हैं या 5 साइन बोल सकते हैं प्यूबर्टी। तो टेनर और मार्शल के अनुसार प्यूबर्टी के कितने साइन है? 5। या प्यूबर्टी की कितनी स्टेजेस है? 5 स्टेजेस है प्यूबर्टी का। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्यूबर्टी की 5 स्टेजेस है टेनर और मार्शल के अनुसार। नंबर 1 इसके अंदर है, और सीक्वेंस भी यही याद रखना है, जो पांचों चीजें मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस के अंदर याद रखना है। तो किसके अनुसार? टेनर और मार्शल के अनुसार प्यूबर्टी की कितनी स्टेजेज या साइन है? सर 5 स्टेजेज या साइन है। नंबर 1 इसके अंदर आता है सबसे पहला ब्रेस्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले कौन सी आएगी? ब्रेस्ट डेवलपमेंट आएगा। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं थैलार्की। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं? थैलार्की टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। तो विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया ये, प्यूबर्टी का पहला साइन क्या है? सो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज थैलार्की। थैलार्की क्या है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। सीक्वेंस यही याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा आता है नंबर 2। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बाद कौन सा आएगा? एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट। नंबर 2 इज एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट। ये एड्रीनार्की कहलाता है। एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? एड्रीनार्की। तो ए से ए सिंपली ये तो याद रह जाएगा, एक्सिलरी हेयर है तो ये क्या कहलाएगा? एड्रीनार्की कहलाएगा। नंबर 3 इसके बाद में तीसरा प्यूबर्टी का साइन आता है। नेक्स्ट नंबर 3, दिस इज प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट मतलब अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में मॉन्स प्यूबिस एरिया आता है। कौन सा रीजन आता है? मॉन्स प्यूबिस। सबसे ऊपर की तरफ सबक्यूटेनियस टिश्यू का पैड, दैट इज द मॉन्स प्यूबिस रीजन। इस मॉन्स प्यूबिस रीजन पर किसका डेवलपमेंट होगा? प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होगा। ये प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? प्यूबार्की कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, दिस इज टर्म एज प्यूबार्की। 5 स्टेजेस किसके अनुसार है? टेनर और मार्शल के अनुसार है। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, साइज बढ़ेगा ब्रेस्ट का, और ये कंडीशन क्या कहलाता है? थैलार्की। दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सीक्वेंस यही याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में एक्सिलरी हेयर डेवलप होंगे, एड्रीनार्की। प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होगा, प्यूबार्की कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, चौथा साइन, दिस इज इंक्रीज इन हाइट। फीमेल के अंदर हाइट का बढ़ना, इंक्रीज इन हाइट, हाइट भी बढ़ेगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो चौथा साइन आएगा प्यूबर्टी का, दिस इज इंक्रीज इन हाइट। और लास्ट 5वां साइन वो तो हमने मेंशन किया था, लास्ट 5th साइन आएगा, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 5वां साइन अपने पास आएगा स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर 5। तो 5th साइन आएगा, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं? अभी हमने लिखा था मेनार्की। क्या लिखा था? मेनार्की। सो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, ये सबसे लास्ट साइन है प्यूबर्टी का। दिस इज द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया इसमें, विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी? सर थैलार्की, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। एंड विच इज द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी? सर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो फर्स्ट लिखा है लेकिन ये फर्स्ट साइन नहीं है, फर्स्ट साइकिल है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, और ये कहलाता है मेनार्की। क्लियर है? इसी सीक्वेंस में याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि पहला साइन कौन सा, लास्ट साइन कौन सा है। फर्स्ट इज थैलार्की
एंड लास्ट साइन दैट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज मिनार्की। तो ये 5 स्टेजेज हैं प्यूबर्टी का अकॉर्डिंग टू टैनर एंड मार्शल। फीमेल में पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लास्ट में पीरियड शुरू होंगे। कितनी स्टेजेज हो गई? 5 स्टेजेज हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सॉरी प्यूबर्टी डेवलपमेंट का 5 स्टेजेज हो गया। अब ये जो 5 साइन डेवलप होते हैं वो किस एज में डेवलप होते हैं? सर हमने एज लिखा है 8 to 14 ईयर ऑफ एज। कितनी एज लिखा है? 8 से 14 साल की एज में प्यूबर्टी डेवलप होती है। इनमें से जो फर्स्ट 4 साइन है, पहला साइन कौन सा? सर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पहला साइन हो गया ब्रेस्ट डेवलपमेंट। दूसरा साइन कौन सा? सर एक्सिलरी हेयर। तो एक 1, दूसरा एक्सिलरी हेयर, तीसरा प्यूबिक हेयर और चौथा हाइट का बढ़ना। ये जो 4 साइन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, ये 4 साइन ये 8 साल की एज के बाद अपीयर होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। मतलब किस एज पर डेवलप हो जाते हैं? 8 साल के बाद में। ये नॉर्मल प्यूबर्टी के बारे में बता रहा हूँ। टोटल 5 साइन है, इसमें से 4 साइन शुरू के 4 1 2 3 4 ये कब डेवलप होते हैं? 8 साल के बाद में। और लास्ट 5वां साइन वो कौन सा है? मिनार्की। किस एज पर डेवलप होता है? 10 साल के बाद में। पीरियड कब चालू होते हैं? 10 साल के बाद में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, फर्स्ट कौन सा है? सर थैलार्की है, थैलार्की हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? सर एड्रीनार्की हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? सर प्यूबार्की हो गया। और चौथा कौन सा लिखा हमने? इंक्रीज इन हाइट। ये 4 साइन है, ये कब डेवलप होते हैं? आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर एज ऑफ 8 ईयर, 8 साल के बाद डेवलप होते हैं। यानी गर्ल बेबी जो है वो 8 साल की एज क्रॉस कर जाती है, उसके बाद उसमें धीरे धीरे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर और हाइट बढ़ना, ये धीरे धीरे चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती है। लास्ट 5वां साइन कौन सा लिखा है हमने? मिनार्की। मिनार्की फीमेल के अंदर मोस्टली कब स्टार्ट होगा? आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल की एज के बाद पीरियड्स भी शुरू होंगे। तो इसलिए हमने लिखा कि फर्स्ट साइन जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और सबसे लास्ट साइन कौन सा है? जो 10 साल की एज के बाद शुरू होगा। गर्ल्स में पीरियड किस एज के बाद स्टार्ट होते हैं? 10 ईयर के बाद। मोस्टली 12-13 की एज पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो दिस वन इज द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का एज कितना है? 8 साल से लेकर के 14 ईयर। इस दौरान कभी भी ये चीज़ें फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद एज के हिसाब से अगर अपन बात करें, अब एज में भी अपन ने ये 4 साइन जो है वो तो 8 साल के बाद, और एक साइन वो 10 साल के बाद अपीयर होगा। वो कौन सा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे लास्ट अपीयर होता है ये प्यूबर्टी का साइन, इसलिए अपन ने इसको लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी लिखा है। और इसकी एज कितना है? 10 साल के बाद स्टार्ट होगा। तो इसी से रिलेटेड अपन बात करते हैं। नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट के अंदर प्यूबर्टी का डेफिनेशन अपन ने लिख दिया। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। प्यूबर्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और दूसरा होती है डिलेड प्यूबर्टी। एक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और दूसरा होती है डिलेड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी कितने प्रकार की? 2। वन इज प्रिकॉशियस और दूसरा कौन से? डिलेड। देखो प्री नाम से ही पता चल रहा है। प्री का मतलब क्या है? पहले। प्री का मतलब क्या हो गया? पहले, मतलब टाइम से पहले। ये एक तरह से इमैच्योर हो गया, अपरिपक्व। गर्ल्स अभी एक पर्टिकुलर एज में गई नहीं, उससे पहले ही उसमें प्यूबर्टी के साइन सिम्टम आने लग गए। टाइम से पहले फीमेल जो है वो वैस में कन्वर्ट होने लग गई, साइन सिम्टम प्यूबर्टी के आने लग गए नॉर्मल एज से पहले। तो वो क्या कहलाएगा? प्रिकॉशियस, अपरिपक्व। और दूसरा कौन सा है? डिलेड। मतलब इसमें क्या हो रहा है? टाइम हो गया है, उसके बाद पीरियड जो है वो अपीयर हो रहा है, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो नॉर्मल टाइम पूरा होने के बाद अपीयर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डिलेड प्यूबर्टी कहलाएगा। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के अंदर पहले क्या मतलब है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का? इसमें जो फर्स्ट 4 साइन लिखे हैं हमने, कौन से 4 साइन? सर सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फिर एक्सिलरी हेयर, फिर प्यूबिक हेयर और फिर हाइट का बढ़ना। ये 4 साइन जो है वो किस एज पर अपीयर होंगे? सर नॉर्मली 8 साल के बाद अपीयर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 8 साल से पहले अपीयर होंगे, बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, सर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 10 साल के बाद अपीयर होता है, यहाँ पर 10 साल से पहले अपीयर होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो व्हाट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? यहाँ पर
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। शॉर्ट में क्या, इस प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के अंदर थैलार्की, एड्रीनार्की, प्यूबार्की प्लस हाइट, ये 4 साइन प्यूबर्टी के हैं। ये अपीयर होते हैं बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर, अपीयर बिफोर 8 ईयर, 8 साल से पहले अपीयर होते हैं। टी का मतलब क्या है सर, थैलार्की। ए का मतलब क्या है, एट्रीनार्की, एक्सिलरी हेयर। पी का मतलब प्यूबार्की, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। एच का मतलब हो गया हाइट का बढ़ना। ये 4 साइन नॉर्मली कब अपीयर होते हैं सर, नॉर्मली तो 8 साल के बाद स्टार्ट होते हैं ये, लेकिन यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में 8 साल से पहले स्टार्ट होंगे, बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर। और लास्ट अपन ने कौन सा लिखा था, मिनार्की, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मिनार्की। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है सर, 10 साल के बाद स्टार्ट होती है। यहाँ पर कब स्टार्ट होगी, बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर, 10 साल से पहले। यही डेफिनेशन किसका है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का है। क्लियर है, एज आपको याद रखना है। तो 4 साइन तो 8 साल से पहले आ रहे हैं और मीनार की 10 साल से पहले आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये डेवलप होंगे आफ्टर 16 ईयर। डिलेड प्यूबर्टी के अंदर फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 16 साल के बाद अपीयर होंगे। तो टाइम से पहले आ रहा है तो प्रीकॉशियस, और लेट हो रहा है 16 साल के बाद अपीयर हो रहे हैं तो वो कौन सा कहलाएगा, डिलेड प्यूबर्टी कहलाएगा। क्लियर है। तो प्यूबर्टी कितने प्रकार की सर, प्यूबर्टी 2 प्रकार की है। वन इज प्रीकॉशियस और दूसरा कौन सा हो गया, डिलेड। प्रीकॉशियस में 4 साइन जो है वो 8 साल से पहले और एक मीनार की जो है वो 10 साल से पहले अपीयर होगा। डिलेड के अंदर एज क्या रहेगी, 16 साल के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होंगे। तो दिस इज 2 टाइप ऑफ प्यूबर्टी, वन इज प्रीकॉशियस एंड सेकेंड वन इज डिलेड प्यूबर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद में ये जो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी अगेन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी यानी टाइम से पहले प्यूबर्टी अपीयर हो रही है, अगेन 2 प्रकार की होती है। वन इज आइसोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, आइसोसेक्सुअल, और दूसरा होता है हेट्रोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। वन इज आइसोसेक्सुअल और दूसरा है हेट्रोसेक्सुअल। तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी वापस 2 प्रकार का। आइसो का मतलब क्या है सर, आइसो का मतलब सेम है, और हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट होता है। ये एक नॉर्मल वर्ड है जिनका मीनिंग अपन को पता है। आइसो मतलब सेम और हेट्रो का मतलब अलग अलग, डिफरेंट हो गया। तो आइसोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, सेम से क्या मतलब है, आइसो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ मतलब सेम सेक्सुअल हो गया। इसका मतलब क्या है, फीमेल हार्मोन कौन सा है सर, फीमेल हार्मोन तो एस्ट्रोजन है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम प्यूबर्टी की, मैं किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। मेल प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, फीमेल प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं। तो फीमेल के अंदर हार्मोन, फीमेल हार्मोन कौन सा कहलाएगा, एस्ट्रोजन। यही एस्ट्रोजन अगर ज्यादा हो जाए तो कौन सी प्यूबर्टी होगी, आइसोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो कौन से हार्मोन की वजह से ये है, ये एक्सेस लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। फीमेल में अगर एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए तो ये आइसोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है। देखो एस्ट्रोजन क्या है, मेल हार्मोन या फीमेल सर, फीमेल हार्मोन। तो फीमेल में फीमेल हार्मोन ही ज्यादा हो रहा है, तो सेम ही तो है, फीमेल में फीमेल हार्मोन सेम है, इसलिए इसको क्या लिखा, आइसोसेक्सुअल। बस प्रॉब्लम क्या है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तो अगर फीमेल में एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से प्यूबर्टी पहले आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, आइसोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, एक्सेस लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। दूसरा हेट्रोसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, फीमेल में डिफरेंट चीज आ रही है, मतलब मेल हार्मोन ज्यादा हो रहा है, तो उसमें मेल प्यूबर्टी के लक्षण दिखाई देंगे, वो कौन सी कहलाएगी, हेट्रोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो ये होगा ड्यू टू एक्सेस लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। अगर फीमेल में, देखो फीमेल में मेल हार्मोन ज्यादा हो रहा है, दोनों अलग चीजें हो गई, फीमेल में मेल तो अलग है, इसलिए क्या वर्ड आया, हेट्रोसेक्सुअल। तो फीमेल में कौन सा हार्मोन का लेवल ज्यादा हो रहा है, एंड्रोजन। अब इसकी वजह से फीमेल में मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, ये चीजें फीमेल में अपीयर होगी। तो ये कौन सी प्यूबर्टी कहलाएगी, हेट्रोसेक्सुअल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। कौन से हार्मोन की अधिकता, एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता। और ये एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा है तो फीमेल में पीसीओडी का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। फिर कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पीसीओडी। अभी कॉमनली फीमेल के अंदर ये डिसऑर्डर बहुत देखने को मिलता है, पीसीओडी, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डी का मतलब डिजीज, एस का मतलब सिंड्रोम, एक ही बात है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन
मतलब प्रॉब्लम किस में हो रही है, ओवेरी में हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है ओवेरी के अंदर, पॉलीसिस्ट, मतलब बहुत सारी पुटिका सिस्ट जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो अच्छी क्वालिटी वाले एग्स है वो तो ना के बराबर हो जाएंगे, और ख़राब वाली जो सिस्ट है वो ज़्यादा नंबर के अंदर प्रेजेंट है। इसकी वजह से पीरियड सही से नहीं आएंगे, ओवुलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। किसकी वजह से, पीसीओडी की वजह से। और ये कॉमन डिजीज़ है जो आजकल फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है फास्ट फूड, बाहर का खाना और फास्ट फूड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं फीमेल के अंदर। और हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही फिर फीमेल के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, एस्ट्रोजन कम हो गया, मेल हार्मोन ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से पीसीओडी का प्रॉब्लम। इसकी वजह से पीरियड सही से नहीं आते, ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता है तो फिर फर्टिलाइजेशन का दिक्कत आता है, और फिर इनफर्टिलिटी के केसेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब भी पीसीओडी का केसेस होता है, डॉक्टर सबसे पहले डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, डाइट के अंदर हेल्दी डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं, और फास्ट फूड, ऑयली खाना वगैरह ये सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। फिर इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी तो चलता ही है। तो ये मेजर कॉजेज़ के अंदर, मेजर डिजीज़ के अंदर आजकल इंक्लूड है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी में कौन से हार्मोन की अधिकता होती है फीमेल में, पीसीओडी में फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता होती है, और इस एंड्रोजन की वजह से फीमेल में फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, ओबेसिटी, मोटापा होने लगता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है। 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। एक साइकिल आया, 4-5-6 महीने हो गए, फिर दूसरा साइकिल रिपीट होता है, तो बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ जो होती है। और इस कंडीशन में फिर ओवुलेशन का तो कुछ कंडीशन रहेगा नहीं, और फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, तो इनफर्टिलिटी के केसेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वन इज आइसोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, और दूसरा कौन सा हो गया, हेट्रोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी दो प्रकार की, एक प्रिकॉशियस और डिलेड। फिर प्रिकॉशियस कितने प्रकार की, दो प्रकार की, आइसोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। आइसोसेक्सुअल का मतलब सेम हार्मोन बढ़ रहा है तो आइसोसेक्सुअल, और विपरीत हार्मोन बढ़ रहा है यानी फीमेल में मेल हार्मोन बढ़ रहा है, तो ये कौन सी होगी, हेट्रोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और हेट्रोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की कंडीशन है, यानी कि फीमेल में कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, सर मेल हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। मेल हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन। फीमेल में मेल हार्मोन ज़्यादा होने पर कौन सा गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, सर पीसीओडी होता है। पीसीओडी की फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो प्यूबर्टी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना। एज कितना है, 8 से 14 साल है। टेनर एंड मार्शल के अनुसार प्यूबर्टी की कितनी स्टेजेस है, 5। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी थैलार्की, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मिनार्की, दैट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। 8 साल से पहले थैलार्की, एड्रीनार्की, प्यूबार्की और हाइट बढ़ रही है तो वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, और 10 साल से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है तो वो भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। 16 साल के बाद स्टार्ट हो रहे हैं तो वो कौन सी प्यूबर्टी कहलाएगी, डिलेड। एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से है तो आइसोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से है, दैट इज हेट्रोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। क्या डिस्कस कर रहे हैं, सर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मिनार्की, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूमिनोरिया, फिर अपन ने प्यूबर्टी के बारे में ये कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ही कंटिन्यू करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ही कंटिन्यू करना है। इसी में लिखना है मेल प्यूबर्टी की अगर अपन बात करें, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेल प्यूबर्टी में फर्स्ट साइन टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, फर्स्ट साइन कौन सा हो गया, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट। मेल के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन टेस्टिस का डेवलप होना, और लास्ट साइन है फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछ का आना, फेशियल हेयर ग्रोथ। मेल प्यूबर्टी के अंदर अपन बात करें, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, टेस्टिस का ग्रोथ होना, डेवलप होना, और लास्ट साइन कौन सा आएगा, फेशियल हेयर का ग्रो करना। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट साइन मेल प्यूबर्टी। मेल प्यूबर्टी का एज कितना है, 12 to 16 ईयर। फीमेल में 8 से 14 साल, तो मेल के अंदर 12 से 16 साल, ये प्यूबर्टी का एज होता है। ये मेल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही कंटिन्यू करना है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एज हमने कितना लिखा है, सर फीमेल में प्यूबर्टी का एज अपन ने 8 से 14 साल लिखा है, तो एवरेज अपन बात करें फीमेल के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग फेज
कब से कब तक होती है? 1 to 5 डेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग फेज कब से कब तक होती है? 1 to 5 डेज, अप टू 7 डेज भी हो सकता है, नॉर्मल है। तो मैक्सिमम कितने दिन ब्लीडिंग होता है? सर 7 दिन ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग फेज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 दिन तक का हो सकता है, ये ब्लीडिंग फेज कहलाता है। 7 दिन से ज़्यादा है तो फिर वो हाइपर में आएगा। तो 5 दिन नॉर्मल है, 7 दिन तक हो सकता है, 7 से ज़्यादा है तो वो हाइपर कंडीशन में आएगा। हाइपर वाले की डेफिनेशन अपन बाद में मेंशन करेंगे। तो ब्लीडिंग फेज कब से कब तक है? 1 to 5 डेज तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके बाद, ड्यूरेशन और ब्लीडिंग। ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का ड्यूरेशन। देखो एक तो लिखा है फेज, अगर आपको फेज की बात करते हैं तो एक से ही शुरू होगा। फर्स्ट डे ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, वहीं से ब्लीडिंग फेज शुरू हो गया, तो फेज बोलेंगे तो 1 to 5 डेज। ड्यूरेशन कितने दिन तक ब्लीडिंग होता है? देखो फेज का मतलब कब से कब तक, पहले दिन से 5वें दिन 7वें दिन तक ब्लीडिंग होता है, ठीक है, ये तो हो गया फेज। ड्यूरेशन का मतलब कितने दिन तक होती है, तो ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मली अपन बात करते हैं 2 to 7 डेज तक हो सकती है, 2 से 7 दिन तक। यानी किसी फीमेल में केवल 2 दिन ब्लीडिंग होगी, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में 6-7 दिन तक ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। तो ये तो क्या कहलाएगी? ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग कहलाएगी, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? ड्यूरेशन। जैसे वो ये अपन बोलते हैं कि टाइम क्या है, एग्ज़ाम का टाइम क्या है? एग्ज़ाम का टाइम 12 बजे से 3 बजे तक का है, ये तो एक फेज़ हो गया। कब से कब तक, टाइम पूछा मतलब कब से कब तक, तो फेज पूछा मतलब कब से कब तक। तो एग्ज़ाम का टाइम कितना है? 12 से 3 बजे तक का है। ड्यूरेशन कितनी हो गई सर? 3 घंटे की हो गई, ठीक है, इस हिसाब से अपन बात करते हैं। तो ड्यूरेशन बोला तो 3 आवर्स बोला, लेकिन टाइम बोला तो अपन ने 12 से 3 बोला। इसी तरह से फेज बोला तो 1 to 5 बोला, ड्यूरेशन बोला तो कम से कम कितने दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए? सर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कम से कम 2 दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए, केवल 1 दिन ब्लीडिंग हो रही है वो कम है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए? 7 दिन तक। 7 दिन से ज़्यादा है तो वो एक्सेस में आ जाएगा, तो एक कम में आएगा एक ज़्यादा में आएगा। तो कितने दिनों तक ब्लीडिंग होनी चाहिए? कम से कम 2 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन ब्लीडिंग जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एवरेज 35 ml ब्लड लॉस होता है। कितना ब्लड लॉस होता है? 35। रेंज की बात करेंगे तो 20 to 80 ml एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये मैंने अमाउंट एक साइकिल का लिखा है, यानी किसी फीमेल में एक साइकिल मतलब 3 दिन ब्लीडिंग आ रही हो, 5 दिन आ रही हो, 7 दिन आ रही हो, एवरेज ब्लड लॉस कितना होना चाहिए? 20 से 80 के बीच में। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस एक नंबर की बात करें तो वो कितना आएगा? 35। और रेंज की बात करें तो 20 से 80 ml। तो एक साइकिल में, एक दिन का नहीं, एक साइकिल बोल रहा हूँ, मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी ब्लीडिंग हो रहा है उसमें टोटल ब्लड लॉस कितना होगा? अराउंड 35। रेंज की बात करेंगे तो 20 से 80 ml ब्लड लॉस एक साइकिल में होता है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन ए सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज एवरेज 35 ml। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में, मेंस्ट्रुअल ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, डू नॉट क्लॉट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट क्लॉट बिकॉज ऑफ प्लाज्मिन। मेंस्ट्रुअल ब्लड में एक केमिकल सब्सटेंसेस पाया जाता है, प्रोटीन नेचर का होता है ये प्लाज्मिन। इस प्लाज्मिन की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड का क्लॉटिंग जो है वो नहीं होता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट क्लॉट बिकॉज ऑफ प्लाज्मिन, किसकी वजह से? प्लाज्मिन की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड का क्लॉटिंग जो है वो नहीं होता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मेंस्ट्रुअल ब्लड का क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर इसमें प्लाज्मिन होता है, और इस प्लाज्मिन की वजह से इस ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड लॉस कितना है? 35 ml। एवरेज अपन ने बात किया 20 से 80 ml। नेक्स्ट इसके बाद में, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब हुआ? सर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ वो एज हो गया मिनार्की, और लास्ट में फीमेल में एक पर्टिकुलर एज होती है जब पीरियड स्टॉप भी हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, परमानेंटली बंद हो जाती है। बीच में अगर बंद होती है वो टेम्परेरी होता है, वो प्रेगनेंसी लैक्टेशन इनकी वजह से हो सकती है। और एक एज होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली बंद हो जाता है एडवांस एज के साथ में, वो मेनोपॉज कहलाएगा। क्या कहलाता है? मेनोपॉज। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको तो अपन ने क्या लिखा था? मिनार्की। ये तो शुरुआत हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और फिर परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? सर मेनोपॉज कहलाता है।
मीनो मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पॉज का मतलब क्या होता है, स्टॉप होना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंटली स्टॉप होना, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, मेनोपॉज। तो शुरू होना मिनार्की, मिनार्की टू एंड होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना परमानेंटली, वो क्या हो गया, मेनोपॉज हो गया। मिनार्की से मेनोपॉज, यही रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है। क्या कहलाती है, रिप्रोडक्टिव एज। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव एज, सर पीरियड शुरू होने से लेकर के पीरियड खत्म होने के बीच वाली जो अवस्था है, इसी एज को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज। यानी कि मिनार्की शुरू हुई और मेनोपॉज खत्म हुआ, इसके बीच में पीरियड्स लगातार चलते रहेंगे। हर महीने फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। प्रेगनेंसी है तो नहीं आएगी, लैक्टेटिंग मदर है तो कुछ टाइम के लिए बंद रहती है, अदरवाइज तो लगातार फीमेल में पीरियड्स आते रहते हैं, हर महीने आएंगे। तो ये जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की एज है, वही क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब इस एज में पीरियड्स कंटिन्यू है। इस एज में पीरियड कंटिन्यू है मतलब ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है मतलब इस एज में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है, तो फीमेल बच्चा कैरी कर सकती है। इसलिए इसी एज को क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज। तो रिप्रोडक्टिव एज का ही दूसरा नाम क्या है, चाइल्ड बियरिंग एज भी बोलते हैं। इस एज में पीरियड लगातार आते हैं, पीरियड लगातार आते हैं तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, और इसी को बोलते हैं चाइल्ड बियरिंग एज। रिप्रोडक्टिव एज कितनी ड्यूरेशन होती है, 30 साल। फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज लगभग कितनी होती है, 30 ईयर्स की होती है। 30 साल फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव एज होती है। इन 30 सालों के दौरान फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसीव कर सकती है, इसलिए इसको चाइल्ड बियरिंग एज भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज कितने सालों की है, 30 साल की रिप्रोडक्टिव एज होती है। एवरेज अपन मान लेते हैं 15 साल से लेकर के 45 साल, लगभग 15 साल अपन एक राउंड फिगर में नंबर ले लिया कि यहाँ पर पीरियड शुरू हुए, मिनार्की हुआ, और 45 साल की एज के बाद में मेनोपॉज आ जाता है। तो मेनोपॉज की एज कितनी है, 45 ईयर के बाद में मेनोपॉज आ जाता है। तो इसके बीच में मिनार्की से लेकर के मेनोपॉज कितना हो गया, 30 साल। इस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार चलती है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव एज और क्या बोलते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में, रिप्रोडक्टिव एज 30 साल का, मिनार्की से मेनोपॉज का, फीमेल के अंदर ड्यूरेशन ऑफ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में एक साइकिल कितने दिन होगी सर, 28 डेज की होती है। सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का है सर, 28 दिनों का। हर 28 दिन में ब्लीडिंग क्या होती है, रिपीट होती है। ये नॉर्मल पॉइंट है, पता है सबको। कुछ दिन अप डाउन हो सकते हैं, वो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 28 डेज का होता है। इस तरह से अपन बात करें तो अराउंड 13 मेंसेस इन ए ईयर, एक साल में कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगी, लगभग 13। देखो 28 दिन का एक साइकिल है, लगभग एक महीना हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन देखेंगे तो एक साल में कितने मेंसेस कंप्लीट होंगे, 13। महीने का एक साइकिल तो 12 महीने में 12 हो गया, लेकिन 28 दिन है, 2-2 दिन कम है, तो इस हिसाब से 12 नहीं लिख करके अपन ने एवरेज कितना लिख दिया, 13। तो एक साल में कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगी, 13। और पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर लगभग 30 साल की है, तो 30 इंटू 13 करते हैं, 390 होता है। तो लगभग अपन लिख देते हैं 400 मेंसेस इन रिप्रोडक्टिव लाइफ। फीमेल की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर, एक एक अनुमान वाली कैलकुलेशन है, फिक्स नहीं है। एक साल में 13 साइकिल, तो पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में लगभग कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, लगभग 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर कंप्लीट होते हैं। 13 इंटू 30, तो ये लगभग कितना, 390 होता है, लेकिन राउंड फिगर में अपन ने कितना लिख दिया, 400। तो 28 दिन का एक साइकिल, एक साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर लगभग 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होते हैं, इसका मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवेरी के थ्रू हो रहा है, और दूसरा कौन सा, यूट्रस हो गया। अब अपन ने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पर्पस है कि ओवम बनाना है। क्या बनाना है, ओवम। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, ओवुलेशन करवाना है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। ओवुलेशन हो रहा है, इसका मतलब फॉलिकल्स काम में आती है। क्या काम में आती है, फॉलिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में लिखना है, यहाँ तक नोट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही चलना है।
20 वीक्स फीमेल फीटस, 20 वीक्स फीमेल फीटस, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सर एक फीमेल प्रेग्नेंट है, एक फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट। कितने वीक की प्रेगनेंसी है सर? 20 वीक की प्रेगनेंसी है, यानी कि उस फीमेल के यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट है प्रेगनेंसी का वो कितने वीक का हो गया? 20 वीक का हो गया। लड़का है या लड़की है जो प्रोडक्ट है वो? सर फीमेल फीटस है। फीटस क्या होता है? इनसाइड द यूट्रस। 8 वीक के बाद से लेकर के 40 वीक तक का प्रोडक्ट फीटस कहलाता है। तो एक फीमेल है, प्रेग्नेंट है, उसके यूट्रस में फीमेल फीटस है। फीमेल के यूट्रस में भी कौन सा है? फीमेल फीटस। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अपन यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं। फीमेल फीटस है, क्योंकि ओवेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो फीमेल बेबी के रेस्पॉन्स में ही आएगा। तो फीमेल फीटस है। उस फीमेल फीटस की ओवेरी में, मदर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? उस प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस में जो फीमेल बेबी है, फीमेल फीटस है, कितने वीक का हो गया? 20 वीक का। उसकी ओवेरी के अंदर, फीटस की ओवेरी के अंदर कितना फॉलिकल्स होते हैं? लगभग 7 मिलियंस फॉलिकल होते हैं। 7 मिलियंस फॉलिकल्स। कितने फॉलिकल्स पाए जाते हैं? 7 मिलियन। 7 मिलियन का मतलब हो गया ये 70 लैक्स हो गया। 70 लैक्स फॉलिकल, 1 मिलियन 10 लाख है, तो ये कितना हो गया? 70 लाख हो गया। तो फीमेल फीटस 20 वीक का है, उसकी ओवेरी में कितने फॉलिकल्स पाए जाते हैं? 7 मिलियंस फॉलिकल ओवेरी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में, यही फीमेल फीटस एट बर्थ, जन्म के समय, फीमेल बेबी है, यानी किसी फीमेल की लड़की हुई है, तो पैदा होते समय उस लड़की की ओवेरी के अंदर, जो बेबी डिलीवर हुई है उसकी ओवेरी के अंदर, ओवेरी के अंदर कितना मिलेगा? 2 मिलियंस फॉलिकल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मिलियंस फॉलिकल। क्या मतलब है इसका? सर एज बढ़ने के साथ फॉलिकल्स के नंबर कम होते जाते हैं, इसका मतलब ये है जैसे जैसे एज बढ़ती है फीमेल के अंदर फॉलिकल्स के नंबर क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। तो 7 मिलियंस से घट के कितने हो गए? 70 लाख से घट के कितने? 20 लाख पे आ गया। कब? जन्म के समय। और नेक्स्ट इसके बाद प्यूबर्टी की अपन बात करें, यही गर्ल बेबी जब प्यूबर्टी की एज तक पहुंचेगी, कौन सी एज पर पहुंचेगी? प्यूबर्टी, यानी इसमें पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होंगे एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी तक आते आते इसमें 4 लैक्स फॉलिकल बचते हैं। कितने लैक्स फॉलिकल बचेंगे? 4 लैक्स। देखो एज बढ़ने के साथ फॉलिकल्स के नंबर कम होते जा रहे हैं, और ये फिनोमिना आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 70 लाख से 20 लाख, 20 लाख से कितने पे आ गया? 4 लाख। कहने का मतलब जब फीमेल में पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तब उसकी ओवरी में लगभग कितने फॉलिकल्स होती है सर? 4 लाख फॉलिकल होती है। और एज बढ़ती जाएगी, ये फॉलिकल्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आजकल की लाइफ में ये इनफर्टिलिटी हो गया, बच्चे आसानी से नहीं होना, आईवीएफ का सहारा लेना, ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम के पीछे एक मेजर इशू ये है कि फीमेल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? कि फॉलिकल्स फिक्स है। ठीक है, मेल में ऐसा कोई इशू नहीं है, मेल में स्पर्म लगातार बनते रहते हैं। हाँ ये सही है कि 40 साल की एज के बाद स्पर्म काउंट कम होने लगता है, लेकिन 40 ईयर एज तक मतलब वो काफ़ी एज है। फीमेल में प्रॉब्लम क्या है? कि फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब वो यूटिलाइज हो गए तो ठीक है, वरना टाइम के साथ उसके नंबर्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। पहले के टाइम ये था कि 22 साल 23 साल की एज तक शादी हो जाती थी, 24-25 तक बच्चे हो जाते थे, नॉर्मली ये पुराने टाइम का कॉन्सेप्ट ये रहता था। तो उस टाइम तक क्या था कि अच्छे वाले फॉलिकल्स ज़्यादा रहते हैं, 20 साल 22 साल 24 साल इस टाइम पर अच्छे हेल्दी फॉलिकल्स ज़्यादा है। और हेल्दी फॉलिकल्स है तो ओवुलेशन भी आसानी से हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी आसानी से होगा, और कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब अभी की लाइफ की अपन बात करें, 28-30 साल कैरियर ओरिएंटेड, ये एक फिनोमिना है जो ज़्यादातर चल रहा है। अब सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि इनफर्टिलिटी के केसेस वगैरह क्यों बढ़ रहे हैं, एज से रिलेटेड क्या फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सही गलत उस कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो कैरियर ओरिएंटेड आजकल वुमन हो गया है, हस्बैंड भी चाहता है वाइफ भी अर्निंग करे, दोनों अर्निंग करते हैं, उस चक्कर में कैरियर ओरिएंटेशन के चक्कर में शादी थोड़ा डिले हो जाता है। 28-30 तक शादी किया, उसके बाद कुछ टाइम अपने लिए चाहिए होता है, 1-2 साल उन्होंने इस टाइप से एक्सपेंड किया, 32 ईयर वैसे हो गया। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 30 साल के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो फॉलिकल्स बनना कब शुरू हो गया था? 4 लाख फॉलिकल थी वो प्यूबर्टी के टाइम, 13-14 साल की एज पर। अब 30-32 पे आकर के कंसीव प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये जो टाइम 18-20 साल का निकल गया है, उसमें जो हेल्दी फॉलिकल्स थे वो तो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, क्योंकि यूटिलाइज नहीं हुए।
बचे हुए फॉलिकल्स है वो वैसे अनहेल्दी टाइप के होते हैं, उनमें इतना कैपेसिटी नहीं रहता है, ओवुलेशन वगैरह सही ढंग से नहीं होता है, तो फिर प्रेगनेंसी में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि फीमेल में फॉलिकल्स के नंबर बहुत ही कम है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ये सारा कैरियर वगैरह नहीं बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, मुश्किल है। ठीक है, सिंगल रह के कैरियर बनाना और फिर शादी के बाद कैरियर बनाना डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्लस माइनस की बात करें तो हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, दोनों तरह की चीज़ें जो है वो रहती है। तो आजकल की लाइफ में ये इनफर्टिलिटी और सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसका एक बड़ा कारण है कि एडवांस एज में, ज़्यादा एज के बाद शादी होना, उसके बाद फैमिली प्लानिंग करना, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलता है। 30 साल के बाद वैसे ही कॉम्प्लिकेशन आते हैं, प्रेगनेंसी में भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है, बच्चा हो भी गया तो उसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि 30 ईयर से पहले प्रेगनेंसी और एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी, एक बच्चा जो है वो होना चाहिए, ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना रहे। तो फीमेल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स लगातार क्या होते जाते हैं, डाउन होते जाते हैं, फिक्स होते हैं ये नंबर, जितने हैं उतने ही हैं और वो यूटिलाइज होते जाएंगे। लास्ट पॉइंट इसके बाद लिखना है, मीनोपॉज के बाद और मीनोपॉज की एज। मीनोपॉज क्या होता है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें 10,000 और उससे भी कम फॉलिकल्स बच जाती है। तो धीरे धीरे ये फॉलिकल्स क्या हो गई, डाउन हो गई, और 10,000 ये भी किसी काम की नहीं रहती, इनमें ओवुलेशन की पावर जो है वो नहीं रहती है। ठीक है, तो ये इनकी कैपेसिटी नहीं रहती है, तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती है। तो ये फॉलिकल्स के नंबर इस हिसाब से फीमेल के अंदर क्या होते जाते हैं, डाउन होते जाते हैं। हर साइकिल में फॉलिकल यूटिलाइज होती है और धीरे धीरे उनके नंबर्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो यहाँ तक आते आते कितने बच जाते हैं, 10,000 और उससे भी कम रह जाते हैं। नेक्स्ट वन, इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही मेंशन करना है, किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, कंटिन्यूएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है, इसका क्या मतलब है, फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। सर फीमेल में पीरियड्स लगातार आ रहे हैं, इसका मतलब तो कंफर्म है कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये इंडिकेट करेगा फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार आ रही है, इसका मतलब ये है कि फीमेल में किसी तरह की कोई प्रेगनेंसी नहीं है। सिंपली अपन को पता है मैरिड फीमेल है, उसमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहला डाउट ये रहता है कि प्रेगनेंसी होगा, कंसीव किया होगा। तो यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। फीमेल में लगातार पीरियड सही से आ रहे थे, मैरिज हुआ, फिर कपल ने फैमिली प्लानिंग किया, वो चाहते हैं बच्चा और पीरियड्स नहीं आए हैं, तो सीधा सीधा यही होता है कि यूपीटी करो, प्रेगनेंसी होगा, इस वजह से पीरियड नहीं आए। कोई डिजीज कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो अगर किसी फीमेल में लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, तो 100% कन्फर्म है कि वो प्रेगनेंसी नहीं। तो किसको इंडिकेट करेगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं। एंड स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर फीमेल में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ज़्यादा बेटर रहेगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी हो सकती है। सर प्रेगनेंसी हो सकती है, 100% प्रेगनेंसी ऐसा नहीं बोल सकते। अगर फीमेल में पीरियड्स नहीं आ रहे, इसका मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि पीरियड्स नहीं आने के प्रेगनेंसी के अलावा भी कारण होते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी की वजह से ही पीरियड्स नहीं आ रहे हो। अगर लैक्टेटिंग मदर है तो भी पीरियड नहीं आएंगे, और मेनोपॉज के एज वाली की बात की एज है तो भी पीरियड नहीं आएंगे, और कोई बीमारी है तो भी पीरियड नहीं आ सकते, जैसे पीसीओडी में भी रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। तो इसका मतलब अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो प्रेगनेंसी हो भी सकती है या फिर कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। क्लियर है, 100% श्योर नहीं बोलेंगे, उसके लिए तो टेस्ट करने पड़ेंगे फिर। तो अगर साइकिल कंटिन्यू है तब तो पता है 100% कन्फर्म है कि प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन अगर साइकिल एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब फीमेल क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, फीमेल में बी प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी हो सकती है, पर इसको कंफर्म करना पड़ेगा, दूसरी कारण भी हो सकते हैं। तो अगर साइकिल कंटिन्यू है इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, साइकिल एब्सेंट है इसका मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है। So these are the some important point related with menstrual cycle. Bleeding phase 1 to 5 days, 7 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग 2 to 7 days, कम से कम 2 दिन ब्लीडिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। ब्लड लॉस कितना होता है, 35 ml। रेंज की बात करें तो 20 से 80 ml। एक साइकिल 28 दिनों का, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनार की।
और परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज। रिप्रोडक्टिव एज 30 ईयर का है मिनार्की से लेकर के मेनोपॉज। एक साल में कितने मेंसेस कंप्लीट होंगे? 13। तो पूरी रिप्रोडक्टिव एज में 400 मेंसेस तक कंप्लीट होते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड की क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि सर उसके अंदर प्लाज्मिन होता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। प्यूबर्टी प्रिकॉशियस वर्सेस डिलेड, आइसोसेक्सुअल वर्सेस हेट्रोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का एज टेनर एंड मार्सन के अनुसार 5 स्टेजेस प्यूबर्टी का। फर्स्ट साइन इज थैलार्की, लास्ट साइन इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी तक हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, क्राइटेरिया 3 लिखे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके अलावा हमने पढ़ा एचपीओ एक्सेस और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद आता है चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वैसे लगभग हर ऑर्गन के अंदर चेंजेस आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है वो किसके अंदर में देखने को मिलेंगे? 2 ऑर्गन के अंदर। 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन मेंस्ट्रुअल साइकिल के या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से हैं? सर एक ओवेरी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? यूट्रस हो गया। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, वन इज ओवेरियन चेंजेस। किस में देखने को मिलेंगे? ओवेरी के अंदर। ओवेरी का इंपॉर्टेंस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? सर ओवेरी का इंपॉर्टेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि ओवुलेशन की प्रोसेस ओवेरी से होती है। क्लियर है? तो एक आएगा ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस के अंदर क्या क्या आएगा? सर ओवेरियन चेंजेस के अंदर वन इज फॉलिकुलर फेज। ओवेरियन चेंजेस के अंदर आएगा एक फॉलिकुलर फेज और दूसरा आएगा ल्यूटियल फेज। एक फॉलिकुलर फेज और दूसरा आएगा ल्यूटियल फेज। ओवेरियन चेंजेस 2 फेजेज के अंदर कंप्लीट होता है, वन इज फॉलिकुलर फेज और दूसरा ल्यूटियल फेज। नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकुलर फेज का मतलब नाम से पता चल रहा है फॉलिकुलर फेज, इसमें फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। और दूसरा कौन सा हो गया? ल्यूटियल फेज, जिसमें कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। तो 2 फेजेस के अंदर कंप्लीट होगा ओवेरियन चेंजेस। क्या क्या होता है वो भी अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा लिखो इसके बाद में, नंबर 2 यूटेराइन चेंजेस। ओवेरी और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा हो गया? यूट्रस। यूटेराइन चेंजेस के अंदर 3 फेजेस में कंप्लीट होगा यूटेराइन चेंजेस। यूटेराइन चेंजेस में 3 फेजेस कौन सी आएगी? सबसे पहले ब्लीडिंग फेज आएगा। ब्लीडिंग फेज नाम से ही पता चल रहा है, ब्लीडिंग फेज नाम से ही पता चल रहा है। ब्लीडिंग फेज का मतलब क्या हो गया? सर इस फेज के अंदर ब्लीडिंग होगा और वो अपन ने पहले ही लिखा था ड्यूरेशन कितनी है इसकी? 1 से 7 दिन तक है। तो इस फेज में ब्लीडिंग होगा। क्यों होता है ब्लीडिंग? उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपन। ये पूरा फिजियोलॉजी है एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल का। दूसरा ब्लीडिंग फेज के बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज। दूसरा कौन सा आएगा? प्रोलिफरेटिव फेज। ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन होता है, इसके अंदर क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। और तीसरा आता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। ये 3 फेजेस के अंदर यूटेराइन चेंजेस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंप्लीट होते हैं। तो एक ओवरऑल सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले फॉलिकुलर फेज, उसके बाद ल्यूटियल फेज, उसके बाद ब्लीडिंग, उसके बाद प्रोलिफरेटिव और लास्ट में कौन सा? सिक्रेटरी। कहीं कहीं पर फॉलिकुलर फेज के बाद दूसरा ओवुलेशन और लिखा हुआ है, उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। तो वो अपन इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज के अंदर। तो फॉलिकुलर फेज, फिर कहीं पे ओवुलेशन भी लिखा है, फिर आता है ल्यूटियल फेज, फिर ब्लीडिंग, फिर प्रोलिफरेटिव और लास्ट में कौन सा आता है? सिक्रेटरी फेज। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस के अंदर सबसे पहले क्या है? ओवेरी के अंदर बदलाव आएंगे। ओवेरियन चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस में सबसे पहले आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, ओवेरियन चेंजेस, इसके अंदर सबसे पहले कौन सा आता है? फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज के अंदर फॉलिकल्स की क्या होगी? ग्रोथ होगी। फॉलिकुलर फेज के अंदर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल्स की क्या होती है? ग्रोथ होती है। फॉलिकुलर फेज के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, अभी अपन ने लिखा था कि फीमेल की ओवरी के अंदर फॉलिकल्स पाई जाती है। प्यूबर्टी के टाइम कितनी फॉलिकल्स होती है?
सर अभी आपने लिखा था प्यूबर्टी की टाइम पर लगभग 4 लाख फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो यही फॉलिकल्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है। फॉलिकल्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो फॉलिकल्स की जब ग्रोथ होती है तो इस फॉलिकल की ग्रोथ में इमैच्योर फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इमैच्योर फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बनती है। इमैच्योर फॉलिकल का मतलब क्या है, जिसमें ओवुलेशन नहीं हो सकता है, जो ओवम रिलीज नहीं कर सकती, वो क्या कहलाएगी, इमैच्योर फॉलिकल। और मैच्योर फॉलिकल का मतलब जो क्या रिलीज कर सकती है, ओवम रिलीज कर सकती है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल इज ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को ही क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है फॉलिकुलर फेज में, इसमें इमैच्योर फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में बदलती है। मैच्योर फॉलिकल का ही दूसरा नाम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ये जो फॉलिकल्स की ग्रोथ है, ये फॉलिकल की ग्रोथ कौन सा हार्मोन करवाएगा, एफएसएच हार्मोन करवाता है। तो एचपीओ एक्सिस में एक अपन ने पढ़ा था, एफएसएच हार्मोन पढ़ा था, लिखा था हमने। हाँ सर, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आते हैं, एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच का क्या काम है, नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफ इज फॉलिकुलर, एस से स्टिमुलेटिंग, यानी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा तो इमैच्योर फॉलिकल को किसमें बदलेगा, मैच्योर फॉलिकल के अंदर बदलेगा। मैच्योर फॉलिकल क्या कहलाएगी, ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सी फेज के अंदर कंप्लीट होता है, सर फॉलिकुलर फेज के अंदर कंप्लीट होता है। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है फॉलिकुलर फेज के लिए, सर एफएसएच जिम्मेदार है। यही एफएसएच इमैच्योर को मैच्योर में बदलता है। मैच्योर फॉलिकल को ही क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इसी ग्राफियन फॉलिकल से ये रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जीएफ का मतलब है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कौन सा हार्मोन करवाएगा, सर एलएच हार्मोन करवाता है। दूसरा हार्मोन ये आ गया। तो एफएसएच और एलएच दो हार्मोन अपन ने लिखे थे जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। एफएसएच ने तो ग्रोथ करवाई और एलएच ने क्या किया, रप्चर करवाया। सर किसको रप्चर करवाया, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाया है। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एलएच हार्मोन करवाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ओवुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ओवुलेशन। तो विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, आंसर क्या होगा, एफएसएच। दूसरा क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, एलएच हार्मोन। विच हार्मोन कॉजेज ओवुलेशन, आंसर क्या होगा, एलएच हार्मोन कहलाएगा। तो एलएच हार्मोन है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है और क्या कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा, ओवुलेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाएगा। ओवुलेशन कौन से दिन पर होता है, सर 14th डे पर होता है। 28 दिन का साइकिल है, ओवुलेशन कौन से दिन पर होता है, 14th डे पर ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये 3-4 वन लाइनर क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एफएसएच ग्रोथ करवाएगा फॉलिकल्स की, फिर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, इसको रप्चर कौन करवाएगा, एलएच। प्रोसेस क्या कहलाएगी, ओवुलेशन कहलाएगा। कौन से दिन पर होता है ओवुलेशन, 14th डे। 28 दिन का साइकिल है तो ओवुलेशन कौन से दिन पर होगा, 14th डे पर ओवुलेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। इसी फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में इमेच्योर फॉलिकल मैच्योर में कन्वर्ट होगा। मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। डच फिजिशियन डी ग्राफ, सबसे पहले इसके बारे में डी ग्राफ ने बताया था। ग्राफियन फॉलिकल किसके नाम से है, ये डी ग्राफ के नाम से है। इसने सबसे पहले इस फॉलिकल के बारे में बताया था, डी ग्राफ। तो इस डी ग्राफ के नाम से ही इस फॉलिकल का नाम हो गया ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल फिर रप्चर होगी, कौन सा हार्मोन रप्चर करवाएगा, एलएच। प्रोसेस क्या कहलाएगी, ओवुलेशन। कौन से दिन पर होता है, 14th डे पर होता है। तो दिस इज फॉलिकुलर फेज। क्लियर है, डी ग्राफ के नाम से इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ये जो फॉलिकुलर फेज है इसको फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो फॉलिकुलर फेज में ही लिखना है फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉलिकुलर फेज को फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं और फॉलिकुलर फेज को प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज। दोनों का मतलब सेम है, इसी को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं।
तो फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। कितने दिन की ड्यूरेशन है ये? फर्स्ट 14 डेज का ड्यूरेशन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 14 दिन, टोटल 28 दिनों का साइकिल है। फर्स्ट डे ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद ओवुलेशन कौन से दिन पर होता है सर? 14 डेज पर ओवुलेशन होता है। फर्स्ट से ब्लीडिंग हुआ 14th डे और 28 डेज, 28 दिन। टोटल साइकिल 28 दिन का है। इसका मिडिल कितना हो गया? 14 दिन हो गया। तो फर्स्ट से 14, दिस इज फॉलिकुलर फेज। ये कौन सी फेज हो गई? फॉलिकुलर। इसी को क्या बोलते हैं? प्री ओवुलेटरी फेज। अभी नाम लिखा अपन ने, दिस इज प्री ओवुलेटरी फेज, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला आधा हिस्सा। दूसरा, इसके बाद ये कौन सी आ जाएगी? ल्यूटियल फेज। ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन कौन से दिन पर होता है सर? 14th डे पर ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, दिस इज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन से पहले है तो प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन के बाद है तो कौन सा होगा? पोस्ट ओवुलेटरी। पोस्ट ओवुलेटरी फेज, दिस इज ल्यूटियल फेज। दिस इज सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या कहलाएगा? सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा आधा हिस्सा कहलाएगा। आधा हिस्सा मतलब पहले 14 दिन, बाद वाले 14 दिन। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। प्री ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी। एक हो गया प्री ओवुलेटरी, दूसरा हो गया पोस्ट ओवुलेटरी। एक है फॉलिकुलर फेज और दूसरा कौन सा हो गया? ल्यूटियल फेज। फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज फॉलिकुलर फेज। Immature follicle converted into mature follicle. Hormone responsible is FSH. Mature follicle is known as Graafian follicle. ये रप्चर होगी, ये टूटेगी और इससे रिलीज, इससे प्रोसेस कंप्लीट होगी ओवुलेशन की। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ओवुलेशन कौन से दिन पर होगा? 14th डे। 28 दिन का साइकिल है तो 14 डे पर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन से पहले प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन के बाद पोस्ट ओवुलेटरी। ओवुलेशन से पहले फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन के बाद में कौन सी है? ल्यूटियल फेज। तो दिस इज नंबर 1, फॉलिकुलर फेज। इस फेज में ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वहां पर ये फेज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट 14 डे पर ओवुलेशन हुआ, उसके बाद कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी? दैट इज द ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज स्टार्ट होगी? ल्यूटियल फेज। तो नाउ कम टू द सेकेंड फेज ऑफ ओवेरियन चेंजेस, दैट इज ल्यूटियल फेज। पहला फॉलिकुलर, दूसरा इसके बाद आता है नंबर 2 ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम क्या लिखा है सर? इसी को पोस्ट ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। अभी हमने लिखा पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ल्यूटियल फेज इज पोस्ट ओवुलेटरी फेज। कब से कब तक है सर? ये 15 से 28 दिन का ड्यूरेशन है। 1 से 14 फॉलिकुलर फेज हो गया, 14 दिन पर ओवुलेशन हो गया, फिर इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा ल्यूटियल फेज 15 से 28 दिन पर। दिस इज ल्यूटियल फेज, सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ल्यूटियल फेज। पोस्ट ओवुलेटरी 15 से 28 दिन, दिस इज सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इसके बाद में, इसका नाम ल्यूटियल फेज क्यों है? देखो ल्यूटियल फेज मतलब इसके अंदर कार्पस ल्यूटियम बनती है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रटना कुछ नहीं है। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल की ग्रोथ होती है इसलिए फॉलिकुलर फेज। ल्यूटियल फेज क्यों नाम दिया है इसका? इस फेज में फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम है ल्यूटियल फेज। कार्पस ल्यूटियम बनती है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या है? कार्पस ल्यूटियम हार्मोनल स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्ट्रक्चर जो है वो हार्मोन रिलीज करती है। तो क्या बनता है? नाम किससे आ गया सर? ये बनती है इसलिए इसका नाम ल्यूटियल फेज है। क्या बनती है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनती है? फ्रॉम रप्चर्ड पीसेज ऑफ फॉलिकल, रप्चर्ड पीसेज ऑफ फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई तो उससे ओवम रिलीज हुआ, ये ओवुलेशन कहलाता है। और फिर बचे हुए टुकड़े जो है, पीसेस का मतलब टुकड़े, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, उसके बाद जो पीसेस बचे थे, रप्चर्ड पीसेस ऑफ फॉलिकल, इनसे किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए इसका नाम है ल्यूटियल फेज। तो फर्स्ट पॉइंट,
नाम क्यों है, क्योंकि बनी है, कॉर्पस लूटियम बनती है इसलिए ल्यूटियल फेज। सेकेंड पॉइंट, किससे बनती है, रप्चर्ड पीसेस ऑफ फॉलिकल से बनती है। किस कलर की होती है, येलो कलर बॉडी। कॉर्पस लूटियम किस कलर की है, येलो कलर की होती है। तो कार्पस लूटियम तीसरा पॉइंट हो गया इसमें, कार्पस लूटियम का कलर क्या है, बनती है, किससे बनती है, किस कलर की होती है, कलर कैसा हो गया, येलो कलर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम का फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन सिक्रीशन करती है। अच्छा, कॉर्पस लूटियम कहाँ बनी है, कॉर्पस लूटियम बनी कहाँ है सर, ये अमन ओवेरियन चेंजेस की बात कर रहे हैं, मतलब ये ओवेरी में बनी है, बिल्कुल सही। कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ओवेरी में होता है, क्योंकि अपन ओवेरियन चेंजेस की बात कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि ओवेरी कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है सर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। इसका मतलब ओवेरी में वो कौन सी संरचना है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है सर, ये कॉर्पस लूटियम। सीएल का मतलब कॉर्पस लूटियम, यही वो संरचना है जो हार्मोन सीक्रेट करती है। तो क्या काम है कॉर्पस लूटियम का, फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम क्या है सर, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। किसका सिक्रीशन करती है, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन का सिक्रीशन होता है कॉर्पस लूटियम के द्वारा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आएगा, एस्ट्रोजन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रहेगा, ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, कम मात्रा में एस्ट्रोजन, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ज्यादा मात्रा में कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होगा, प्रोजेस्टेरोन। तो कॉर्पस लूटियम ज्यादा मात्रा में कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कम मात्रा में कौन सा करती है, एस्ट्रोजन। करती दोनों है, लेकिन ज्यादा कम की बात आए तो एस्ट्रोजन कम और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा। ये फंक्शन किसका हो गया, कॉर्पस लूटियम का हो गया। किससे बनती है, रप्चर्ड पीसेस ऑफ फॉलिकल से। ये बनती है इसलिए इसका नाम है ल्यूटियल फेस। कलर कैसा है, येलो कलर। क्या काम है सर, हार्मोन का सिक्रीशन करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में हार्मोन सिक्रीशन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये जो कार्पस ल्यूटियम है इसका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। आगे इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। अब कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा। अब देखो, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है, उसके बाद क्वाइटस एक्टिविटी होता है, मैरिड फीमेल की अपन बात करें, क्वाइटस एक्टिविटी वगैरह है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। तो सिंपली अपन को पता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी। 28 दिन के बाद फर्स्ट डे ब्लीडिंग वापस रिपीट हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर पीरियड्स कंटिन्यू नहीं होते हैं, और ये नॉर्मली होता है। क्वाइटस एक्टिविटी हुआ, उसके बाद डेट थी, उस डेट को पीरियड नहीं आए हैं, यानी कि ये साइकिल वापस रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सा क्या ऑब्जेक्शन रहेगा, ऑब्जेक्शन ये रहेगा कि कंसीव हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं हुआ है। तो कॉर्पस लूटियम का क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कितनी कंडीशन हो सकती है, दो, या तो फर्टिलाइजेशन हुआ है या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। उसके हिसाब से कॉर्पस लूटियम का फ्यूचर जो है वो डिसाइड रहेगा। तो इन दोनों कंडीशन की अगर अपन बात करें तो दोनों में से क्या रहेगा, फ्यूचर ऑफ कॉर्पस लूटियम, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। पहली कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, पहला कंडीशन तो ये, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, तो इस कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम, ये कन्वर्ट होगी कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस। किस में कन्वर्ट होगी, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस। मेंस्ट्रुअलिस को ही कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम भी बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम, मेंस्ट्रुअलिस का ही दूसरा नाम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम है।
इसके बाद में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम है, ये हेमरेजिकम कन्वर्ट होगी, देखो कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की बॉडी वो किस में कन्वर्ट होगी, मेंस्ट्रुअलिस और हेमरेजिकम, ये रेड कलर का हो गया। इसके बाद ये कन्वर्ट होती है कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में, किस में कन्वर्ट होगी, एल्बिकेंस, और एल्बिकेंस को ही अपन कॉर्पस ल्यूटियम कैंडिकेंस भी बोलते हैं, एल्बिकेंस, और इसी का नाम है कैंडिकेंस। ये किस कलर की हो गई, ये वाइट कलर की हो गई सर, एल्बिकेंस, एल्बा शब्द किसके लिए काम में लेते हैं, वाइट। तो देखो ल्यूटियम किस कलर की है, येलो कलर की है सर। इसके बाद मेंस्ट्रुअलिस मतलब ब्लड से रिलेटेड, तो ये रेड हो गया, रेड के बाद कौन सा हो गया, वाइट, वाइट के लिए क्या लिखा, कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस और कैंडिकेंस, इनका डिग्रेडेशन होगा और ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिसअपियर होती जाएगी। तो किस में कन्वर्ट होगी, एल्बिकेंस और कैंडिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस और कैंडिकेंस जो है, इसका फॉर्मेशन जो है 12th पोस्ट ओवुलेटरी डे पर बनता है, 12th पोस्ट ओवुलेटरी डे, लगभग ओवुलेशन के बाद 12वें दिन इसका फॉर्मेशन हो गया। ओवुलेशन के बाद कौन से दिन पर, 12वें दिन, मतलब ओवुलेशन 14 दिन पर हुआ, तो लगभग 26 दिन तक आते आते किसका फॉर्मेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस, इसी का दूसरा नाम क्या है, कैंडिकेंस। किस कलर की है ये, वाइट कलर की है। तो मेंस्ट्रुअलिस किस में कन्वर्ट हुआ, हेमरेजिक किस में कन्वर्ट हुआ, एल्बिकेंस और कैंडिकेंस, मतलब डिसअपियर होने की प्रोसेस चल रही है। तो इसका, इस कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम से एल्बिकेंस और कैंडिकेंस में बदलना, ये प्रोसेस जो है वो ल्यूटियोलाइसिस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस है ये, ल्यूटियोलाइसिस। देखो ल्यूटियो शब्द किसके लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, और लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। तो कॉर्पस ल्यूटियम का ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब ये डिसअपियर हो रही है, डिसअपियर हो रही है, तो पहले हेमरेजिकम से किस में बदलेगी, एल्बिकेंस में बदलेगी। एल्बिकेंस का ही दूसरा नाम क्या है, कैंडिकेंस, किस कलर की है, वाइट। कब बनती है एल्बिकेंस, सर फर्टिलाइजेशन के 12 दिन बाद, अगर फर्टिलाइजेशन सॉरी ओवुलेशन के 12 दिन बाद, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। ये प्रोसेस क्या कहलाती है सर, ल्यूटियोलाइसिस कहलाती है। और लास्ट में फिर ये जो व्हाइट कलर की कैंडिकेंस एल्बिकेंस है, ये व्हाइट कलर की लास्ट में बदलती है, डिसअपियर हो जाती है। कौन से दिन पर, 26वें से 28वें दिन क्या हो जाती है, डिसअपियर, डिसअपियर। ये एल्बिकेंस बनी और ये डिसअपियर हो गई, डिसअपियर एट 26 to 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 26वें से 28वें दिन ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो पहले मेंस्ट्रुअलिस एल्बिकेंस, मेंस्ट्रुअलिस और हेमरेजिकम, उसके बाद में ल्यूटियोलाइसिस की प्रोसेस हुआ, यानी डिसअपियर रहने की प्रोसेस होगी, तो ये एल्बिकेंस और कैंडिकेंस में बदल गई। 12th पोस्ट ओवुलेटरी डे, ओवुलेशन के 12 दिन बाद, किस कलर की है, व्हाइट, प्रोसेस क्या कहलाएगी, ल्यूटियोलाइसिस। और 26वें से 28वें दिन क्या हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो गई। ये कब हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब देखो ये कार्पस लूटियम डिसअपियर हो गई, तो कार्पस लूटियम का काम क्या था, फंक्शन ऑफ कार्पस लूटियम क्या लिखा है सर, फंक्शन लिखा है ये हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन सा, ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन, कम मात्रा में एस्ट्रोजन। अब ये अगर डिसअपियर होगी तो क्या होगा सर, ये हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, स्पेशली कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम हो गए, 28वें दिन डिसअपियर हो गई, हार्मोन का लेवल कम हो गया। हार्मोन का लेवल कम हो गया तो पहले दिन 28 दिन के बाद वापस क्या आएगा, फर्स्ट डे। ये हार्मोन कम होने की वजह से फर्स्ट डे वापस ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, यानी स्टार्टिंग ऑफ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पीरियड स्टार्ट होंगे, यस सर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पहले दिन वापस ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि सर हार्मोन का लेवल कम हो गया। ब्लीडिंग स्टार्ट होने के लिए क्या जरूरी है, हार्मोन कम होना जरूरी है। कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्या यहाँ पर ये कम हुए, यस सर कम हुए, क्योंकि कार्पस लूटियम डिसअपियर हो गई। क्यों डिसअपियर हुई, क्योंकि सर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है, प्रेगनेंसी नहीं है, इस वजह से कार्पस लूटियम क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई। डिसअपियर हो गई तो हार्मोन का लेवल कम, हार्मोन का लेवल कम, तो इस वजह से अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू होगी। फर्स्ट डे वापस क्या स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। सो दिस इज द ल्यूटियल फेज, और ये रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा इसका फ्यूचर की अगर अपन बात करें, तो अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इसका कंडीशन में क्या होगा,
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर कंप्लीट होती है तो कार्पस ल्यूटियम ये परसिस्टेंट रहेगी, रिमेन रहेगी परसिस्टेंट फॉर 3 मंथ। कार्पस ल्यूटियम 3 महीने तक कंटिन्यू रहेगी, यानी कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगी कार्पस ल्यूटियम वेरम में, और वेरम कंटिन्यू रहेगी कितने टाइम तक? 3 मंथ तक कंटिन्यू रहेगी। 3 मंथ तक कंटिन्यू रहेगी, इसका मतलब 3 महीने बाद डिसअपियर होगी। तो डिसअपियर आफ्टर 3 मंथ, डिसअपियर आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद डिसअपियर होगी। 3 महीने बाद डिसअपियर होगी यानी कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। 3 महीने पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तो इसके बाद कार्पस ल्यूटियम की आवश्यकता नहीं है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी? डिसअपियर होगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फीमेल कंसीव करती है, प्रेगनेंसी है, तो कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर नहीं होगी। कितने टाइम तक? 3 महीने। 3 महीने बाद डिसअपियर होगी, क्योंकि 3 महीने बाद किसका फॉर्मेशन हो गया? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, वो प्लेसेंटा बन जाएगा, इसके बाद कार्पस ल्यूटियम की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर रहेगा, डिपेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। सो दिस इज अबाउट द ल्यूटियल फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया फॉलिकुलर फेज, और इसके बाद हो गया ल्यूटियल फेज। ये दोनों चेंजेस कंप्लीट होंगे ओवेरी के अंदर। इस लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। अगला लेक्चर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे अबाउट द यूटेराइन चेंजेस। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।